हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में मिलेगा, इसलिए आखिरी तक देखिएगा। और क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से इसे कलेक्ट कीजिए। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया, यह किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो रिसेंटली भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने नए इनकम टैक्स बिल को 2025 के लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था और फाइनली अभी ये लोकसभा में पास हो गया है। इनकम टैक्स बिल 2025 जो है ये रिप्लेस करने वाला है 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को। देखिए, काफी पहले जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, उसके 10-15 साल के अंदर 1961 में इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया गया था। काफी कंफ्यूजिंग एक्ट है ना। काफी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा थी, बहुत कंफ्यूज करती थी जो टैक्स पेयर हैं उनको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। अब फाइनली लोकसभा में ये अभी पास हो गया है। तो पहले जो इनकम टैक्स बिल चल रहा था इंडिया में वो कौन सा था? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इसको रिप्लेस करेगा नया वाला इनकम टैक्स बिल 2025। ठीक है, काफी सारी चेंजेस किए गए हैं पुराने बिल में और नया बिल यहाँ पर लाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम पुराना बिल देखते हैं, जो एक्ट है हमारा, उसमें दो हमें टर्म देखने को मिलते हैं। एक है असेसमेंट ईयर और एक है प्रीवियस ईयर। ये काफी कंफ्यूज होते थे, जो टैक्स पेयर थे उनको काफी कंफ्यूजन होता था। एक्चुअल में देखिए, प्रीवियस ईयर क्या होता था? एक फाइनेंशियल ईयर आप एज्यूम कीजिए, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से लेकर, यहां पर आप देख रहे हैं 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का टाइम पीरियड, ये हो गया एक प्रीवियस ईयर। अब जो भी इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में हुई है उसका जो टैक्स दिया जाएगा वो आपको पता है अगले फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा 31 मार्च के बाद, जो नया फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर है वो तो हो गया जिसमें आपने इनकम की है। अब जब टैक्स दिया जाता था, भरा जाता था, तो उसे कहा जाता था असेसमेंट ईयर। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता था। इन दोनों शब्द को हटाकर एक शब्द से रिप्लेस किया गया है। अब दोनों को ही कहा जाएगा टैक्स ईयर। ओके, मतलब जिसमें आपने इनकम की है और जिस ईयर का आप टैक्स पे करेंगे वो दोनों ही कहलाएगी क्या? टैक्स ईयर के रूप में जाना जाएगा। आईटीआर फाइल करने की डेट के बाद भी रिफंड वापस मिल सकता है। एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी पुराने टैक्स बिल में, जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट था पुराना, उसमें जो एमएसएमई की डेफिनेशन थी वो काफी अलग थी एमएसएमई एक्ट में जो डेफिनेशन है उससे। तो इसमें भी काफी विरोधाभास होता था, तो इसको भी सेम किया गया है नए टैक्स बिल में, इनकम टैक्स बिल में उसे वही रखा गया है जो एमएसएमई एक्ट में देखने को मिलती है। फ्लैट और हाउस पर कोई भी टैक्स नहीं अब देना होगा, नहीं लगेगा। टैक्स बिल की भाषा को और आसान किया गया है, जो नया वाला लाया गया है। पुराना जो टैक्स का एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट था, उसमें 819 सेक्शन थे, जो कि अब कम करके किए गए हैं 536 सेक्शन। ठीक है, तो अभी जब फाइनली जब प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाएगी, प्रेसिडेंट के साइन मिल जाएंगे राज्यसभा में पास होने के बाद, तब ये फाइनली एक्ट बन जाएगा और ये हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। अभी ये बिल है, तो किसको रिप्लेस करेगा? ये बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इक्वेटर प्राइज देता कौन है? तो इक्वेटर प्राइज देता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी जारी करता है और ये एक प्राइज देता है, इक्वेटर प्राइज। किन देशों को दिया जाता है उनको समझिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज है ना, इक्वेटर के आसपास, उन देशों में से, उसमें से किसी भी देश की संस्था को यह अवार्ड दिया जा सकता है।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इक्वेटर प्राइज। 2025 में यह अवार्ड दिया गया बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को। इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे यह अवार्ड 10 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है वर्ल्ड की, लेकिन उसमें से इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे यह अवार्ड दिया गया। अवार्ड दिया गया है इस संस्था को फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में काम करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और विमेन और यूथ एम्पावरमेंट के लिए जो काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके लिए इसे दिया गया है इक्वेटर प्राइज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। देखिए, ये जो अवार्ड है ना, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे पर दिया गया। ये मैंने आपको डे के बारे में पहले बताया था। ये 9 अगस्त को नॉर्मली बनाया जाता है, तो इस दिन दिया जाता है। अभी ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है। ठीक है। इक्वेटर प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है। किसी भी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन जिसने बायोडायवर्सिटी का संरक्षण के लिए काम किया हो और इसकी सहायता से गरीबी कम करने के लिए काम किया हो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया हो, यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम किया हो, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सकता है। इक्वेटर बेल्ट के अंदर जो देश है उनकी किसी संस्था को। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेटर बेल्ट क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप ग्लोब देखेंगे कभी तो आपको इस तरीके की 3 लाइनें देखने को मिलेगी। यह है इक्वेटर, इधर आपको देखने को मिलता है उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दक्षिण में देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो इनके मध्य में जो देश है उनकी किसी संस्था को यह अवार्ड दिया जा सकता है। हर 2 साल में दिया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो देश है उनमें गरीबी को खत्म करने के लिए काम करता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए यूएनडीपी काम करता है। यूनाइटेड नेशन की संस्था है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन। इंडिया में पहली बार ऐसी बारिश का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान डेजर्ट एरिया है ना, उत्तर या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अगर हम देखें तो पूरा डेजर्ट है। अब यहां पर देखिए, एक तो राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए पहली बार इंडिया में ड्रोन आधारित आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट किया गया है भारत के राजस्थान। होता क्या है इसकी हम बात करेंगे, कैसे होता है इसकी भी बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो हुआ है राजस्थान में जयपुर सिटी के रामगढ़ डैम में किया गया है। एक डैम है पर्टिकुलर जयपुर सिटी में आता है, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लाउड सीडिंग के लिए प्लेन्स की जगह ड्रोन्स का यूज किया गया। एक्सपेरिमेंट को राजस्थान के एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है किरोड़ी लाल मीणा, इनके द्वारा शुरू किया गया। देखिए होता कैसे एक्सपेरिमेंट, क्लाउड सीडिंग क्या होती है इसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होती है, पानी वाले बादल होते हैं, है ना, जो बारिश में नॉर्मली हम देखते हैं ना, वो पानी वाले बादल है जिसमें नमी है, जिनमें आर्द्रता है। सही है। अब क्या होता है, ऐसे बादल जिनसे बारिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बारिश नहीं हो रही है लेकिन उनसे चांसेस है क्योंकि उन बादलों के अंदर नमी देखने को मिलती है। तो उन बादलों में क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिससे बारिश होने की जो कैपेसिटी है उन बादलों की वो बढ़ जाती है और ज्यादा ठंडे होने लगते हैं, बर्फीले होने लगते हैं और फिर वो पर्टिकुलर एरिया में कराते हैं बारिश। देखिए नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है लेकिन आधी नेचुरल प्रोसेस आप बोल सकते हैं, क्योंकि बादलों में पानी तो था, वर्षा कराने का पोटेंशियल तो था, लेकिन वर्षा हो नहीं पा रही थी। ठीक है। तो ऐसे बादलों में जिनमें पानी है, वर्षा हो सकती है, ऐसे बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है
पहले क्या होता था, अधिकतर बार प्लेन से ये किया जाता है कि प्लेन्स को भेजा जाता है और वो फिर इन बादलों में ये केमिकल्स डालते हैं और उससे बारिश हो जाती है। पहली बार हुआ इंडिया में कि ड्रोन्स का यूज किया गया है। 60 ड्रोन्स का यूज किया गया था राजस्थान में और इन 60 ड्रोन्स के माध्यम से ये वर्षा करवाई गई। इसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होना चाहिए तभी केमिकल डाला जाता है बारिश के लिए। तो ये इंडिया में पहली बार किया गया, कहां पर, राजस्थान में, ड्रोन्स के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हमारा जो परिवार है क्रेजी जी के ट्रिक का, वो 7 मिलियन का हो गया है। आप सभी के सहयोग से, आप सभी, बहुत ही लंबी जर्नी रही है, एक एक करके, है ना, एक एक जो हमारे फैमिली मेंबर है वो जुड़ते गए, सारे स्टूडेंट जुड़ते गए और आज क्रेजी जी के ट्रिक जो यूट्यूब फैमिली है वो 7 मिलियन की हो गई है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। आप विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिएगा, आपको सभी कोर्सेज पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रोज़ मैं आपको बताता हूँ, उस पर आप कॉल कर लीजिए और आप सारी क्वेरी कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 100 आवर कोर्स है वो आपको 2 साल की वैलिडिटी का 700 रुपीज़ में अभी के लिए अवेलेबल है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं 700 रुपीज़ में। और इसके अलावा जो हमारे फाउंडेशन कोर्स है वो आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएंगे, अभी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहां पर आपको सभी कोर्सेस, आप एक बार चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, सारे अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तब तक, एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां पर बात की जा रही है एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। इनमें दोनों को मिलाकर हमने जो इस चैंपियनशिप में टोटल मेडल जीते वो है हमारे पास 27। कितने मेडल जीते हमने? 27 मेडल जीते। आयोजन कहां हुआ था? एशियन अंडर 19 और एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, ये रिसेंटली हुआ था, इस लाइन को आप कट कर देना, ये अभी इसका आयोजन किया गया था। तो भारत ने टोटल 27 मेडल अपने नाम किए हैं, इस लाइन को कट कर दीजिएगा। 27 मेडल में से हमने अंडर 19 कैटेगरी में टोटल 14 मेडल जीते, इसको ध्यान रखना, और अंडर 20 कैटेगरी में हमने टोटल जीते हैं 13 मेडल। 14 मेडल और 13 मेडल, कितना हो गया? 27 मेडल। 14 मेडल में 3 हमने जीते गोल्ड, 7 हमने जीते सिल्वर और 4 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। अंडर 20 में इंडिया ने 13 मेडल जीते, जिसमें से हमने 4 जीते सिल्वर, 8 जीते ब्रॉन्ज और जो बचता है मतलब 1 हमने जीता है गोल्ड। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर पूछा गया था क्वेश्चन में, तो 27 मेडल हमने अपने नाम किए। अब देखिए, आयोजन हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। आयोजन कौन करवाता है? तो एशिया में अगर इसका आयोजन किया जा रहा है, एशिया की कंट्रीज यहां पर अगर पार्टिसिपेट कर रही है, तो एशियन बॉक्सिंग जो कॉन्फेडरेशन है वो इसका आयोजन करवाता है। एशिया में बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है ये, ठीक है ना, बॉक्सिंग खेलों का आयोजन करवाती है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन के लिए काम करती है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मेंबर है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। फाउंडेशन हुआ था इसका 1962 में और इसका हेडक्वार्टर कजाकिस्तान के अस्ताना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके द्वारा आयोजन करवाया गया अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में। कलेक्टिवली हमने टोटल 27 मेडल इस इवेंट में अपने नाम किए। ठीक है, पीएमई ड्राइव योजना को हाल ही में कब तक बढ़ाया गया है? पीएमई ड्राइव योजना, पहली चीज तो ये कि योजना किससे संबंधित है। काफी बार हमने, अगर आपको याद हो तो, जब ये आई थी तब हमने इसकी बात की थी। पीएमई ड्राइव स्कीम भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। 2024 में लास्ट ईयर ही इसे लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका यूज बढ़ाया जाए, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ट्रक हो, है ना, जितने भी वाहन है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़े। इस उद्देश्य से 2024 में लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीएमई ड्राइव योजना। अब ये जो योजना थी ना, ये मार्च 2026 तक के लिए थी,
लेकिन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ये योजना कंटिन्यू करेगी मार्च 2028। पीएम ई ड्राइव स्कीम 2026 में खत्म होनी थी मार्च मंथ में, लेकिन अब मार्च 2028 तक कंटिन्यू रहेगी। यहां पर एक चीज ये है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स, देखिए क्या किया जाता है पीएम ई ड्राइव स्कीम में, किया क्या जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है सेंट्रल के द्वारा। अब ये जो सब्सिडी है ना, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स पर मार्च 2026 में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अदर व्हीकल्स हैं, बसेस, ट्रक, एम्बुलेंस, इन पर 31 मार्च 2028 तक कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि देखिए जो बजट था ना, वो बजट अभी तक बचा हुआ है, तो क्या किया गया कि योजना को आगे बढ़ा दिया गया 2028 मार्च तक। देखिए 29 सितंबर 2024 को इस योजना को सेंट्रल ने लॉन्च किया था, पीएम ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए। अब अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक, अब 2028 तक, पहले ये मार्च 2026 तक के लिए थी, अब 2028 तक के लिए। बजट कितना है? 10,900 करोड़ रुपए का बजट है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इसे मार्च 2028 तक के लिए तो बढ़ाया गया है, लेकिन अगर बजट बीच में ही खत्म हो जाता है तो बजट तक ही ये योजना रहेगी, और फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री डिसाइड करे फिर आगे वैसा कंटिन्यू किया। लेकिन अभी बढ़ाई कितने समय के लिए गई है? मार्च 2028। डन। सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? मेरिट स्कीम, तो सेंट्रल ने मेरिट स्कीम को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 4200 करोड़ रुपए, 4200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, या फिर इसे मंजूरी दी गई, बजट रखा गया है। उद्देश्य क्या है मेरिट स्कीम का? भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना। टेक्निकल एजुकेशन समझते हैं? देखिए क्या होता है, अब जो जॉब्स है वो क्रिएट किससे होगी? स्किल्स से क्रिएट होगी। हमारे पास डिग्री है ना, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, पर स्किल्स अगर नहीं है तो आपको पता है आजकल स्किल्स ही देखी जाती कि स्किल्स है कि नहीं। ओके, तो अब टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भारत की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मेरिट स्कीम को लॉन्च किया, अप्रूवल दिया है। 4200 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया। भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, भारत में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2029-30 के फाइनेंशियल ईयर तक ये देश में लागू रहेगी। देखो 4200 करोड़ रुपए बजट रखा गया है, इसमें से 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक इसमें फाइनेंशियल हेल्प करेगा। 7.5 लाख स्टूडेंट को यहां पर फायदा होने वाला है इस स्कीम का। 275 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की सहायता से चलने वाले जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको यहां पर मदद दी जाने वाली है। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि स्कीम से फायदा क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या किया जाएगा। 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में शामिल किया जाएगा, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो फैकल्टीज है उनको भी ट्रेन किया जाएगा स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी। जो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च हब है, इनोवेशन हब है, इनको बनाया जाएगा। महिलाओं को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके या विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो यह है मेरिट स्कीम जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है। अब देखिए टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किल है ना, टेक्निकल एजुकेशन में आती है। दो टर्म होते हैं यहां पर टेक्निकल एजुकेशन में, एक है टेक्निकल फील्ड और दूसरी है वोकेशनल फील्ड। टेक्निकल फील्ड में जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, ये आ जाते हैं। और जब हम वोकेशनल फील्ड की बात करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र की, तो नर्सिंग आ जाती है ना, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कुकिंग, ड्राइवर, ये सब क्या होते हैं? ये वोकेशनल फील्ड होता है। तो इन दोनों ही फील्ड में ट्रेनिंग दी जाने वाली है, ट्रेन किया जाने वाला है, ऑल ओवर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाने वाली है देश के यूथ। ठीक है, समझ में आया? सिंपल था।
तो मेरिट स्कीम फायदे आपको समझ में आ गए। भारत में जो बेरोजगारी है वो कम करने में मदद मिलेगी, स्किल्स युवाओं में डेवलप होगी, तो ऑब्वियस सी बात है रोजगार में बढ़ावा मिलेगा उनको। हेप्टापुलरम अस्सामिकम, जिसे हाल ही में असम राज्य में खोजा गया है, यह किसकी प्रजाति है? हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम, इसे खोजा गया है भारत के असम राज्य में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अस्सामिकम। ठीक है, तो ये प्रजाति है एक प्रकार के पौधे की, प्लांट की एक स्पीशीज को खोजा गया है असम राज्य में। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो स्पीशीज है, इसमें जो फूल लगते हैं वो अभी तक असम या पूर्वोत्तर भारत में सबसे यूनिक फूलों में देखे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार के। अब ये जो प्लांट की स्पीशीज खोजी गई है ना, कोपिली रिवर बेसिन में जो एक सर्वे किया जा रहा था किसी और उद्देश्य से, उस दौरान इस प्लांट की स्पीशीज को खोजा गया है। राज्य याद रखिए, असम राज्य में खोजा गया हेप्टाप्लूरम असामिकम, प्लांट की प्रजाति का नाम है। ठीक है, आईयूसीएन की डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में इसे रखा गया। डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी, देखिए आईयूसीएन जो रेड डेटा लिस्ट जारी करता है उसमें क्या होता है, 9 कैटेगरी होती है, एंडेंजर्ड है ना, और इस तरीके की 9 कैटेगरीज उसमें होती है आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में। उसमें से एक कैटेगरी है डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी, मतलब डेटा उसके बारे में अवेलेबल नहीं है, आईयूसीएन के बारे में के पास भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कोई ज्यादा थ्रेट नहीं। ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं है आईयूसीएन के पास। तो फ्लावर जो यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं पूर्वोत्तर भारत में सबसे अलग इस प्लांट की प्रजाति में, वो पर्पल कलर के फ्लावर्स देखने को मिले हैं। तो प्रजाति का नाम याद रखिए, यहाँ पर यही से क्वेश्चन आ सकता है। हेप्टाप्लूरम असामिकम किसकी प्रजाति है, प्लांट की प्रजाति है, और कहाँ मिली, तो भारत के असम राज्य में मिली है। रेड डेटा लिस्ट में आपको काफी बार समझा चुका हूं, आईयूसीएन जारी करता है, संकटग्रस्त जीव या प्लांट की प्रजातियों को इसमें शामिल किया जाता है ना। इससे पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज पर कितना ज्यादा खतरा है आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट के आधार पर। जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी होती है ना, वो 9 कैटेगरी में सबसे गंभीर मानी जाती है, क्योंककि वो विलुप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, एक्सटिंक्ट कैटेगरी, और इन्हीं कैटेगरीज में से एक है डेटा डेफिशिएंट, जिसमें प्लांट की इस प्रजाति को शामिल किया गया है। आईयूसीएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। राजान अल मुबारक इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। टेंडोंग लोहरुम फाउथ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन काफी बार हमने एग्जाम्स में देखा है, स्पेशली सेंट्रल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल का नाम है एक प्रकार का, और ये भी मनाया जाता है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम में एक कम्युनिटी देखने को मिलती है, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है लेप्चा समुदाय या लेप्चा कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के द्वारा हर साल अगस्त मंथ में मनाया जाता है। ट्रेडिशनल डांस प्रस्तुत किए जाते हैं, ट्रेडिशनल जो सांस्कृतिक महोत्सव के तौर पर जितने भी वहां पर स्थानीय रूप से डांस नाटक होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, और अगस्त महीने में ये मनाया जाता है। नाम क्या है? टेडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल। अब इसमें जो टेडोंग वर्ड है ना, ये एक्चुअल में एक पहाड़ का नाम है। एक पहाड़ देखने को मिलता है टेंडोंग नाम का, सिक्किम में एक पहाड़ी, इसकी पूजा करता है लेप्चा कम्युनिटी, इसीलिए पहाड़ के नाम पर ही इन्होंने नाम रख दिया। कुछ इनकी मान्यताएं, जो सिक्किम में लेप्चा कम्युनिटी है ना, इनकी मान्यताएं जुड़ी है इस फेस्टिवल से। ये मानते हैं कि प्राचीन काल में कभी कोई बाढ़ आई थी, बड़ा जो बोल सकते हैं सैलाब आया था, प्रलय जैसा। उस वक्त जो लेप्चा कम्युनिटी है उन्होंने 40 दिन तक जो टेंडोंग पहाड़ी है उसमें अपना समय बिताया था, और इस पहाड़ी के थ्रू ही उनको खाना पीना और सब मिला था। और लेप्चा कम्युनिटी का जो अस्तित्व है इसी पहाड़ी के कारण आज तक बचा हुआ, इसीलिए ये माउंट टेंडोंग की पूजा करती है। हिंदू मान्यताओं में जैसे हम गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की जो मान्यताएं सुनते हैं हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में,
जो ब्रजवासी थे उनकी मदद किसने की थी उस वक्त, भगवान श्री कृष्ण के समय में, तो वो गोवर्धन जी की महिमा वहां पर देखने को मिलती है। वैसे ही ये टेंडोंग पहाड़ी की महिमा सिक्किम में लेप्चा कम्युनिटी के लिए देखने को मिलती है। उनका मान्यता है कि उनके जो भगवान है, जो ईश्वर है, उन्होंने इस पहाड़ी के माध्यम से उनका समुदाय का अस्तित्व बनाकर। तो टेडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम में एक लोसर फेस्टिवल भी फेमस है, तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। वैसे सिक्किम के अलावा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल के लोग भी इसे मनाते हैं। इसके अलावा सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का बर्थ, एनलाइटमेंट और जो निर्वाण है वो सभी हमको एक ही दिन देखने को मिलता है, और उसी के लिए सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम और उसके आसपास के राज्यों में। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से सागा दावा को माना जाता है पूर्वोत्तर भारत। गरुड़ दृष्टि नामक जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल है किस राज्य में लॉन्च किया गया? गरुड़ दृष्टि नामक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। गरुड़ दृष्टि एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल है। देखिए, जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इस टूल को लॉन्च किया है ताकि महाराष्ट्र राज्य में सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा सके। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, इन सभी कंटेंट को रोका जा सके। तो नागपुर पुलिस के लिए अभी से लॉन्च किया गया है, नागपुर पुलिस ने लॉन्च किया है। इसके तहत किया यह जाएगा, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोई भी ऐसे फेक न्यूज आती है, कोई भी ऐसा हेट स्पीच वाला कोई पोस्ट डालता है, तो उसे इमीडिएट डिटेक्ट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे हटा लिया जाएगा। और अगर वो कंटिन्यू रहता है, जो भी यूजर है अगर वो ऐसी चीजें कंटिन्यू करता है, तो उसको ढूंढ के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है गरुड़ दृष्टि नाम का एक मीडिया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल है। किसका? महाराष्ट्र सरकार। लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। ठीक है, अब शाहरुख खान जोमेटो को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। जोमेटो के बारे में वैसे आप सभी जानते हैं, बहुत बार आपने भी फूड ऑर्डर किया होगा, जोमेटो, स्विगी करते रहते हैं। तो एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है जोमेटो। 2008 में ये अस्तित्व में आया था कंपनी के रूप में, और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में या गुड़गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जोमेटो के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहरुख खान। तो यहां पर हमारे 13 अगस्त के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, ओके, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? कौन सी थी? ये थी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑलमोस्ट 881 किलोमीटर का इसका रूट है। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन। सुर्खियों में रहा डार्डानेल्स स्ट्रेट किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? डार्डानेल्स स्ट्रेट की बात करें तो ये सी ऑफ मार्मरा और एजिन सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तुर्की के पश्चिम में, तुर्की का कंट्रोल है डार्डानेल्स जलडमरू मध्य स्ट्रेट पर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, रिटायर हो चुके हैं 2024 में। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। फिर सिक्किम ने हाल ही में नारी अदालत प्रोग्राम की शुरुआत की है। नारी अदालत प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? नारी अदालत प्रोग्राम को शुरू किया गया था 2023। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल अपने नाम किया किसने? तो ये हो जाते हैं रमेश बुधिहाल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ब्रह्मा नामक एक नई BEML रेल कोच निर्माण इकाई का लोकार्पण किया। यह रेल हब कहां स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन में। भारत की अंडर 20 महिला टीम 20 साल के बाद AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई हुई है। AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो यह बजट है 300 करोड़ रुपए का। और गाई यात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो गाई यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है कहां पर? यह मनाया जाता है नेपाल में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, यहां पर हमने रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। यहां पर आंसर नहीं आ रहा था, मैं आपको बता देता हूं। पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम की बात करें तो जो पेड़ है, जो ट्री है, उसकी रूट से जो मिनरल्स से वाटर है उनको पेड़ के अलग अलग हिस्से में डाइवर्ट करना। फॉर एग्जांपल तने में, पत्तियों में, जड़ से खनिजों को या पानी को लेकर पत्तियों तक और तनों तक पहुंचाना, ये काम होता है जाइलम का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो यह है आर्टिकल 15। किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है? तो यह है पेडोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सभी के सही आए हैं। ओके, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, वयस्क मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? और वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। 7 मिलियन की सेल आपके लिए चल रही है और इसके अलावा डेली करंट अफेयर की PDF भी आपको वहीं पर। चलिए कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।